हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मुझे किसी कारणवश पहले इस कहानी को डिलीट करना पड़ा था। मैं दोबारा से इस कहानी को अपलोड कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है जो कि हमारे एक दोस्त के साथ घटित हुआ था। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो रहा है डरने का, इसलिए कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट कर लीजिए बंद और मजा लीजिए हमारी कहानी का। चलिए देर न करते हुए हम सीधे आते हैं हमारी कहानी पर। निशी डाक एक ऐसी मनहूस आत्मा होती है जो किसी व्यक्ति को 3 बार आवाज देती है। अगर उसकी आवाज का किसी ने जवाब दे दिया तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। ऐसे ही हमारे गांव में कहा जाता है कि अगर को तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो उसका जवाब तब तक नहीं देना चाहिए जब तक तुम्हें ये यकीन ना हो जाए कि वो तुम्हारा कोई जानकार या पहचान वाला है। तो एक ऐसी ही कहानी है निशी डाक कि जिसने एक गांव पर अपना कहर बरपाया था। मेरा नाम रघु है, मेरी उम्र 28 साल है। मेरा गांव पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा ठिकाना है जहां बचपन की हर गली मेरी यादों से भरी पड़ी है। मैं, मोहन और विनोद, हम तीनों बचपन के साथी थे। हमारी जिंदगी खेत खलिहानों और गांव की मिट्टी में बसी हुई थी। पर जैसे जैसे बड़े हुए हमें लगने लगा कि सिर्फ खेती और मेहनत के बूते हम जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। गांव छोड़कर शहर आना हमारा फैसला था, पर यह सफर आसान नहीं था। शुरुआत में मजदूरी की, छोटी मोटी नौकरियां की। किसी तरह पैसे जोड़कर हम तीनों ने अपनी जिंदगी शहर में पटरी पर ला ही दी। लेकिन हर रात सोते वक्त मेरी आंखों में बस एक ही सपना आता था, अपने गांव लौटने का। एक शाम जब हम तीनों काम से लौटे तो मैंने अपनी दिल की बात कह दी, मोहन, विनोद, अब काफी कमा लिया, क्यों न वापस गांव लौट चले। मोहन ने मुझे देखा और कहा, सही कह रहा है रघु, यहाँ की भागदौड़ भरी जिंदगी अब थकाने लगी है। विनोद चुप था, पर उसकी आंखों में भी गांव की याद झलक रही थी। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, वैसे भी हमें गांव से आए हुए एक अरसा हो गया है। अब बहुत मन करता है गांव जाने का, बहुत पैसा कमा लिया यहाँ पर। अब तो गांव में ही कोई रोजगार शुरू करके गांव में ही बस जाएंगे। हमने फौरन ये बात अपने घर वालों को बताई। मैंने माँ को फोन लगाया, माँ, हम वापस आना चाहते हैं, शहर की जिंदगी अब और नहीं सहती। माँ की आवाज बदल गई। वो घबराई हुई बोली, रघु, कभी मत लौटना, गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, यहां निशी डाक का खतरा है। निशी डाक, ये क्या है माँ? मैंने हैरानी से पूछा। माँ ने कहा, वो एक बला है जो रात में आती है। वो 3 बार किसी को आवाज देती है, जो भी उसका जवाब देता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। उसका खून पीकर उसका दिल निकाल कर खा जाती है। मुझे लगा कि माँ शायद किसी कहानी की बात कर रही है। मैंने हंसते हुए कहा, माँ, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, हम आ रहे हैं। माँ ने डांटते हुए कहा, रघु, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। गांव में सचमुच डर का साया है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। मत आओ बेटा। पर न जाने क्यों मुझे मां की बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने मोहन और विनोद से बात की।
क्या तुम लोगों ने निशी डाक के बारे में सुना है? विनोद ने सिर हिलाया। हाँ, बचपन में 1-2 बार सुना था। कहते हैं ये किसी तांत्रिक की बुलाई गई आत्मा है, लेकिन ये सब बस डराने की बातें हैं। मोहन ने भी सहमति जताई। हम क्यों डरे? हम 3 हैं। चलो गांव चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि सच में कुछ है या सब झूठ है। हमने फैसला कर लिया। मां के मना करने के बावजूद तीनों ने गांव लौटने की तैयारी की। एक ठंडी सुबह हम ट्रेन में सवार होकर अपने गांव के सफर पर निकले। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपने गांव की गलियों और बचपन की यादों में खोया हुआ था, लेकिन मां की निशी डाक वाली बात बार बार जहन में गूंज रही थी। रात को ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने मन ही मन कहा, जो होगा देखा जाएगा। गांव में कदम रखते ही दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। चारों तरफ सन्नाटा था। वैसे तो हमारा गांव हमेशा शांत रहता था, लेकिन इस बार ये शांति डरावनी थी। जैसे ही हम गांव की चौपाल के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखकर हमारी रूह कांप उठी। चौपाल पर भीड़ लगी थी। गांव के सरपंच, बुजुर्ग और कई औरतें और मर्द जमा थे। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। हम उस भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचे। हमने जो देखा उसे देखकर हमारी रूह तक कांप गई। वो ऐसा भयानक मंजर था जिसे मैं देखना भी नहीं चाहता था। हमने देखा कि हमारी पंचायत के चौपाल पर जो नीम का बीच में एक पेड़ था और उस पर किसी का शव लटका हुआ था। हमारे कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़े। पेड़ से लटका शव किसी आदमी का था। जब हमने नजदीक जाकर देखा था तो मेरी आंखों से आंसू निकले लग गए। वो शव हमारे हरिया काका था। उनका सिर फटा हुआ था और खून उसके चेहरे और कपड़ों से टपक रहा था। पेट फटा हुआ था और उसकी अंतड़ियां बाहर झूल रही थी। मुंह आधा खुला था, मानो मरने से पहले वो कुछ कहना चाह रहा हो। वो मंजर ऐसा था कि मेरे पैर जम गए। विनोद ने गुस्से और घबराहट से पूछा, ये क्या हुआ? पास खड़े एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, ये निशी डाक का काम है। तभी सरपंच की आवाज गूंजी। वो गांव वालों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। गांव वालों, ये सब उस निशी डाक का काम है। उसने अब की बार हरिया की जान ले ली। जो उसकी आवाज सुनता है और जवाब देता है, उसकी यही हालत होती है। मैंने पहले ही कहा था, रात में बाहर मत निकला करो, लेकिन ये नौजवान हमारी बात नहीं मानते। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने साहस जुटाकर सरपंच से पूछा, ये कौन है और ये निशी डाक कौन है? सरपंच ने हमें ऊपर से नीचे तक घूरा। तुम शहर वाले हो ना, तुम नहीं समझोगे। ये हमारे गांव की सजा है। ये तांत्रिक की छोड़ी हुई बला है जो यहाँ के लोगों को खत्म करने आई है। चौपाल में हर तरफ डर फैला हुआ था। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाए बैठी थी। कुछ मर्द जमीन पर सिर झुकाए खामोश थे। हर कोई सहमा हुआ था। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, रघु, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां रुकना चाहिए। यहां कुछ गड़बड़ है। मैंने जवाब दिया, नहीं, हमें रहना चाहिए। मैं ये पता करना चाहता हूं कि आखिर ये निशी डाक सच में है या सिर्फ डर फैलाने की कहानी है। निशी डाक का नाम लेकर शायद कोई और तो ये काम नहीं कर रहा है। हमने गांव में रुकने का फैसला किया, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखी नजरें हमें घूर रही हों। गांव में पहली रात हम तीनों के लिए बेचैनी भरी थी। चौपाल में हुए खौफनाक मंजर ने हमारे दिलों को झकझोर दिया था। मैं, मोहन और विनोद को मैंने कहा कि तुम दोनों जल्दी से खाना खाकर मेरे घर आ जाना। मुझे ये निशी डाक नहीं बल्कि कोई और लग रहा है। मोहन और विनोद ने सहमति में हामी भरी। वो दोनों खाना खाने के लिए अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर जाते ही मैं अपने घर वालों से मिला। पिताजी
और माँ मुझे देखकर पहले तो बहुत खुश हुए, बाद में डांट लगाते हुए कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी यहां आने की। मैंने कहा, आप दोनों चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं खाना खा पीकर अपने कमरे में चला गया। मेरी माँ मेरे कमरे में आई, वो कहने लगी, रघु, रात को कोई कितनी भी आवाज दे, तुम्हें घर से बाहर किसी भी कीमत पर नहीं जाना है। मैंने कहा, आप चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी मुझे विनोद का फोन आया। वो मुझे पुराने खंडर में बुला रहा था, जहां हम तीनों लुका छिपी खेलते थे। मैंने चुपके से दरवाजा खोला और खंडर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं गांव से होकर खंडर की तरफ जा रहा था तो पूरा गांव सुनसान था, बस कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही थी। सभी लोग बहुत जल्दी ही अपने घरों में दुबक कर सो गए। गांव में हर कोई डरा हुआ था और निशी डाक का नाम सुनते ही सहम जाता था। रात गहरी हो चली थी। आसमान पर चांद भी जैसे डर से अपनी रोशनी छुपा रहा था। खंडहर के भीतर हम तीनों एक कोने में बैठे थे। हवा के हल्के झोंकों में पेड़ों की सरसराहट अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। सब कुछ असामान्य लग रहा था। रात का दूसरा पहर था। खंडहर में खामोशी छाई थी। तभी एक रहस्यमय, धीमी और डरावनी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। मोहन, मोहन। हम तीनों सन्न रह गए। मोहन ने चौंक कर चारों तरफ देखा और डरते हुए बोला, ये आवाज किसकी थी? मैंने उसकी बाह पकड़कर उसे नीचे बैठा दिया। शांत रहो, ये आवाज कहीं बाहर से आ रही है। लेकिन विनोद ने मेरी बात को नजरअंदाज कर खिड़की से झांकने की कोशिश की। बाहर अंधेरा था, वहां कोई नहीं दिखा। कुछ ही देर बाद वही आवाज फिर गूंजी, इस बार और भी स्पष्ट। मोहन, बाहर आओ। मोहन की सांसें तेज हो गई। वो बुरी तरह कांपने लगा। ये कौन बुला रहा है? ये मेरी मां की आवाज जैसी लग रही है। मैं समझ गया कि यही निशी डाक की चाल है। मैंने मोहन को जोर से पकड़ लिया। तुम बाहर नहीं जाओगे, ये तुम्हें फंसाने की कोशिश है। तेरी मां को मैंने घर पर देखा था, उनको पता ही नहीं है कि हम खंडर में हैं। लेकिन मोहन ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो आवाज उसकी आत्मा पर काबू पा रही हो। आवाज अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बुला रहा हो। मोहन, बाहर आओ, मेरी बात सुनो। मोहन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अजीब सी हो गई थी, जैसे वो खुद पर काबू खो चुका हो। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। मैंने पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा। मोहन, रुक जाओ, ये तुम्हें मार डालेगी। मोहन झल्लाकर बोला, रघु, ये मेरी मां की आवाज है, मुझे जाना होगा। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो। ये तुम्हारी मां नहीं है, ये वही निशी डाक है जो हमें खत्म करना चाहती है। अगर तुमने जवाब दिया या दरवाजा खोला तो तुम मारे जाओगे। मोहन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे कसकर पकड़े रहा। वो गुस्से और डर से चिल्ला रहा था। विनोद भी मदद के लिए आ गया। हमने मिलकर उसे रोक लिया। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। बाहर फिर वही डरावना सन्नाटा छा गया। मोहन हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर और उलझन के भाव थे। ये क्या था, रघु? उसने कांपते हुए पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ये वही थी निशी डाक। मैंने कहा था वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी। अब समझे गांव वाले क्यों डरते हैं? मोहन ने कहा, मतलब निशी डाक सच है। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सच है, ये कोई अफवाह नहीं है। हम तीनों खामोश बैठे रहे। खंडहर के चारों ओर डर का साया मंडरा रहा था। मैं सोच रहा था कि ये निशी डाक आखिर है क्या, तांत्रिक की बुलाई आत्मा या कुछ और? लेकिन उस रात जो हुआ उसने हमारे अंदर के डर को और गहरा कर दिया। मोहन उस रात बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था,
लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। अगले दिन उसने विनोद और मुझसे कहा, मैं इस सब से तंग आ गया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये निशी डाक आखिर है क्या। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मोहन, ये हमारे बस की बात नहीं है। गांव वाले खुद इससे डरे हुए हैं। हमें यहां से वापस शहर लौट जाना चाहिए। लेकिन मोहन ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसकी जिद बढ़ती जा रही थी। उस शाम जब गांव के लोग खेतों से वापस लौट रहे थे, मोहन अकेले जंगल की तरफ चला गया। वो निशी डाक के रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था, पर शायद उसे नहीं पता था कि वो खुद मौत को न्योता दे रहा है। मोहन के जंगल में जाने के कुछ घंटे बाद मैं और विनोद उसे ढूंढने के लिए निकले। सूरज ढल चुका था और जंगल में अंधेरा पसरने लगा था। हमें बस उसकी सुरक्षा की चिंता थी। जंगल के बीचों बीच हमें एक क्लियरिंग दिखी, जहां चांदनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारे कदम जम गए। मोहन का शव जमीन पर पड़ा था। उसकी हालत देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पेट फटा हुआ था और उसकी अंतड़ियां बाहर बिखरी हुई थी। उसका सिर चीर दिया गया था और खोपड़ी से खून रिस रहा था। आंखें खुली हुई थी, जैसे वो मरने से पहले कुछ देख रहा हो, कुछ बेहद डरावना। विनोद ने घबराकर कहा, ये तो निशी डाक का काम है। मैं शब्दहीन था। मेरे सामने मेरे बचपन का दोस्त, जिसका चेहरा हमेशा हंसते खिलखिलाते देखा था, अब लहूलुहान और बेजान पड़ा था। तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी। पेड़ों की सरसराहट में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, रघु, विनोद। मैंने विनोद का हाथ पकड़ लिया। यहां से भागो, मैंने चिल्लाकर कहा। हम दोनों मोहन का शव छोड़कर गांव की तरफ भागे। रास्ते भर उस आवाज की गूंज हमारे पीछे पड़ गई थी। जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचे, वो आवाज धीमी पड़ गई। गांव पहुंचकर मैंने अपनी मां को सब कुछ बताया। मैंने रोते हुए उनसे कहा, मां, मोहन चला गया, वो मर गया। निशी डाक ने उसे मार डाला। ये सब क्या हो रहा है? सच बताओ मां। मां का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, यह सब उस तांत्रिक के कारण हो रहा है रघु। वो इस गांव की बर्बादी का कारण है। तांत्रिक? कौन तांत्रिक? मैंने सवाल किया। मां ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। सालों पहले की बात है, जब तुम शहर चले गए थे, इस गांव में एक तांत्रिक आया था। वो शक्तिशाली था, लेकिन बेहद क्रूर। हमें उस तांत्रिक के बारे में पता नहीं था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। वो तांत्रिक पहले तो गांव वालों की समस्या को हल करता था, लेकिन धीरे धीरे गांव के कई युवकों की लाश यहां गांव में मिलने लगी। एक दिन सरपंच के लड़के मनोज ने तांत्रिक को एक युवक की बलि देते हुए पकड़ लिया। मनोज ने ये बातें गांव में आकर बताई। सभी गांव वालों ने इकट्ठा होकर उस तांत्रिक पर हमला कर दिया और तांत्रिक को मारकर नदी में फेंक दिया। लेकिन तांत्रिक ने मरते वक्त गांव वालों को श्राप दे दिया। उसने कहा था कि वह एक राक्षसी आत्मा को इस गांव में छोड़ेगा। यही निशी डाक है। वो आत्मा गांव के हर व्यक्ति से बदला लेगी। इसके बाद यहां एक गुरुजी आए। उन्होंने कहा कि इस गांव में उस तांत्रिक की समाधि बना दो, जिससे उसकी आत्मा शांत हो जाएगी। फिर गांव वालों ने ऐसा ही किया। उसके बाद गांव में शांति का माहौल हो गया था। मैंने अविश्वास से पूछा, लेकिन मां, ये श्राप अब क्यों असर कर रहा है इतने सालों बाद? मां ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि कुछ समय पहले गांव वालों ने उसकी समाधि को तोड़ दिया। वे उसके श्राप को झूठ मानने लगे थे, लेकिन अब वो आत्मा जाग चुकी है। वो हमें खत्म करने आई है। मां ने आगे कहा, उस तांत्रिक ने इस आत्मा को बांध कर रखा था, लेकिन उसकी समाधि टूटने के बाद निशी डाक आजाद हो गई। वो आवाज देती है और जो उसका जवाब देता है वो मर जाता है। उसके खून और दिल को वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है।
क्या इसका कोई उपाय है? मैंने पूछा। नहीं बेटा, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है कि कोई 3 बार आवाज दे तो उसका जवाब मत दो, इसके बाद निशी डाक अपने आप दूसरी जगह चली जाएगी। मैंने तय किया कि मैं मोहन की मौत का बदला लूंगा। मैंने मां से कहा, मुझे उस तांत्रिक की समाधि के बारे में सब कुछ बताओ, मैं वहां जाकर इसका अंत करूंगा। मां ने मुझे रोका, लेकिन मेरे मन में अब डर के लिए जगह नहीं थी। मोहन की खौफनाक मौत ने मेरे भीतर एक जिद पैदा कर दी थी। मोहन की मौत ने हमें हिलाकर रख दिया था। वो मंजर अब भी मेरी आंखों के सामने था। उसका फटा हुआ सिर, बाहर झूलती अंतड़ियां और खून से लथपथ शरीर। लेकिन मोहन की मौत के बाद भी निशी डाक का आतंक खत्म नहीं हुआ। उस रात विनोद अलगसा लग रहा था। वो कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर डर और उलझन के भाव थे। उसने धीमी आवाज में मुझसे कहा, रघु, ये सब हमारी गलती है, हमें कभी गांव लौटना ही नहीं चाहिए था। मोहन को बचा सकते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मैंने उसे दिलासा दिया, विनोद, हमें हिम्मत रखनी होगी, हमें इस निशी डाक का सच पता करना ही होगा। अगर हम डर गए तो ये हमें भी खत्म कर देगी। लेकिन विनोद के चेहरे पर हिम्मत के कोई निशान नहीं थे। आधी रात का वक्त था। बाहर हवा सनसनाती हुई चल रही थी। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा कि विनोद खड़ा होकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। विनोद, कहां जा रहे हो? मैंने उसे रोकते हुए पूछा। उसने अजीब सी आवाज में कहा, मुझे आवाजें आ रही है, कोई मुझे बुला रहा है। मोहन की आवाज है, वो कह रहा है कि मैं उसे बचा सकता हूं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसकी बाह पकड़ ली। ये मोहन नहीं है विनोद, ये निशी डाक है। ये वही चाल है जिससे मोहन मारा गया। लेकिन विनोद ने मेरी बात नहीं मानी। उसके चेहरे पर अजीब सा पागलपन था। उसने खुद को छुड़ाया और बाहर भाग गया। मैं विनोद के पीछे पीछे भागा। वो तेजी से जंगल की तरफ जा रहा था। मैं चिल्लाता रहा, विनोद, रुक जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। जंगल में घुसते ही वो अचानक रुक गया। मैं थोड़ी दूरी पर रुका क्योंकि मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी, सड़ी हुई मांस की। मेरे सामने विनोद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें एक अजीब सी सफेदी लिए हुए थी और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे किसी से बात कर रहा हो। तभी हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, विनोद, मेरे पास आओ। विनोद ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजी। मैंने देखा कि अंधेरे में से एक छाया उभरी। वो कोई इंसान नहीं था। लंबी विकृत आकृति, जिसके बाल बेतरतीब लटके हुए थे और आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसकी शक्ल एकदम भयानक लग रही थी। ये निशी डाक थी। उसने विनोद को हवा में उठा लिया। विनोद चिल्ला रहा था, रघु, बचाओ मुझे। लेकिन मैं जड़वत खड़ा था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो निशी डाक विनोद के चेहरे के पास आई और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। खून की धार फूट पड़ी। वो विनोद का खून पी रही थी। उसके नुकीले दांतों ने विनोद की गर्दन को लगभग चीर दिया। वो निशी डाक कोई राक्षसी लग रही थी। उसने विनोद का पेट चीरकर उसका दिल बाहर निकाला और अपनी विकृत, खून से सनी हुई उंगलियों से उसे खाने लगी। विनोद के चीखने की आवाज अचानक खामोश हो गई। मैंने डर और घबराहट में वहां से भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं गांव की ओर भागा। मेरी सांसें तेज चल रही थी और मेरी टांगें लड़खड़ा रही थी। निशी डाक की परछाई और विनोद की मौत का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। गांव पहुंचकर मैंने मां को सब कुछ बताया। मां ने रोते हुए कहा, रघु, ये तांत्रिक के श्राप की आखिरी कड़ी है। ये आत्मा तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक कि तुम्हें अपने अपने साथ नहीं ले जाएगी। मेरी मां का दिल भर आया था। मेरे अंदर डर था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा।
मैंने माँ से कहा, अब मैं कुछ भी करके इस निशी डाक का अंत करूंगा। ये मुझसे मेरे दोस्त छीन चुकी है, अब इसे खत्म करना होगा। मोहन और विनोद की मौत के बाद मेरे अंदर गुस्से और जिद ने घर बना लिया था। मैंने ठान लिया था कि मैं इस निशी डाक का सामना करूंगा और उसके आतंक का अंत करने का रास्ता खोजूंगा। माँ और पिताजी ने मुझे बार बार मना किया, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। उस रात मैं चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर दरवाजा बंद था और खिड़कियों से भी कोई हलचल नहीं दिख रही थी। मैं अकेला था, सिर्फ चांदनी का हल्का सा उजाला और पेड़ों की सरसराहट मेरा साथ दे रही थी। जंगल के पास पहुंचते ही मुझे वही सड़ी हुई मांस की गंध महसूस हुई। ठंडी हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी पीछे से किसी के पत्तों पर चलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी, रघु, तुम भी मारे जाओगे। मैंने आवाज की दिशा में झांकने की कोशिश की। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से वही काली छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके नुकीले दांत खून से सने हुए थे। वो निशी डाक थी। उसने मुझ पर झपट्टा मारा। मैं बचने की कोशिश में पीछे गिर पड़ा। उसकी नुकीली उंगलियां मेरी गर्दन तक पहुंच गई। वो मुझे जकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसके हाथ झटके और पीछे की ओर भागा। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम भाग नहीं सकते, तुम भी मारे जाओगे। भागते भागते मेरी सांसें थमने लगी। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तभी मैं जंगल के बाहर एक बड़े पत्थर से टकरा गया और गिर पड़ा। वो मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी मैंने पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका। पत्थर उसके सिर पर लगते ही उसने चीख मारी और कुछ देर के लिए पीछे हट गई। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और गांव की ओर भागने लगा। गांव पहुंचते ही मैं घर के अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। मैं थककर जमीन पर बैठ गया। माँ और पिताजी मेरे पास आए। माँ ने मेरी हालत देखी और रो पड़ी। मैंने तुझसे कहा था, बेटा मत जा, अब ये निशी डाक तुझे नहीं छोड़ेगी। पिताजी ने गंभीर स्वर में कहा, रघु, अब तेरे लिए यहां रहना सुरक्षित नहीं है। हम तुझे वापस शहर भेज देंगे। ये गांव अब तेरे लायक नहीं रहा। मैंने विरोध किया, पिताजी, मैं गांव को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। ये निशी डाक सबको खत्म कर देगी। लेकिन पिताजी ने दृढ़ता से कहा, यह गांव हमारा है, हमें पता है कि इसे कैसे संभालना है। तू यहां रहा तो मारा जाएगा। अगले ही दिन माँ और पिताजी ने मुझे गांव से बाहर भेज दिया। मेरे दिल में दर्द था। मैंने अपने दोस्तों को खो दिया था। मैं अपने गांव के लोगों को उस दानवी आत्मा के हवाले छोड़कर जा रहा था। आज भी मेरा गांव उस निशी डाक के साए में जी रहा है। गांव में रात को किसी के बाहर निकलने की मनाही है। कोई भी इंसान अंधेरा होते ही बाहर कदम नहीं रखता। हर कोई जानता है कि निशी डाक अब भी वही है, सन्नाटे में, पेड़ों के पीछे और हमारी कमजोरियों का इंतजार करती हुई। मैं शहर में हूं, लेकिन मेरा मन अब भी उस गांव में अटका हुआ है। मुझे यकीन नहीं कि मैं कभी उस गांव लौट पाऊंगा। निशी डाक मेरे गांव की रूह को खा रही है और मैं उसकी आवाज अब भी सपनों में सुनता हूं। रघु, वापस आओ। ये थी मेरी आपबीती। मैंने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों को खो दिया। मोहन और विनोद की मौत का मंजर मेरी आंखों से कभी नहीं हटता। निशी डाक ने मेरी हिम्मत, मेरा विश्वास और मेरे गांव की रूह छीन ली। मैं अब शहर में हूं। मेरी माँ और पिताजी ने मुझे वहां से भेज दिया, लेकिन मेरा दिल गांव में ही अटका हुआ है। निशी डाक का डर, वो खौफनाक रातें और जंगल की सड़ी हुई गंध मेरी स्मृतियों का हिस्सा बन चुकी है। मुझे अब भी सपनों में वो डरावनी आवाज सुनाई देती है। मैं अक्सर अंधेरे में जाग जाता हूँ,
पसीने से तरबतर उस छाया को महसूस करता हुआ। मेरे गांव के लोग आज भी उसी डर के साथ जी रहे हैं। रात को कोई बाहर नहीं निकलता। निशी डाक का साया अब भी गांव के ऊपर मंडरा रहा है। ये कहानी मेरी हिम्मत की नहीं, बल्कि मेरी हार की कहानी है। मैं अपने गांव को उस श्राप से बचा नहीं सका। तांत्रिक का श्राप आज भी वहां की मिट्टी में जिंदा है। शायद एक दिन कोई ऐसा आएगा जो इस निशी डाक का अंत करेगा। शायद एक दिन मेरा गांव फिर से अपनी खोई हुई शांति पा सकेगा। लेकिन तब तक ये निशी डाक की काली परछाई हर रात उस गांव को अपने साए में कैद रखेगी। ये थी मेरी आपबीती।